दोस्तों उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम अपनी इस श्रृंखला में केवीएस टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में जो षष्ठी कक्षा की रुचिरा है प्रथम भाग, उसके पाठ्यक्रमों में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है बकस्य प्रतीकारम। तो अपनी श्रृंखला को जारी रखते हुए हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अपने बेसिक्स हम क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि हम अपनी बेसिक्स जो सामान्य सी बातें हैं इनको क्लियर नहीं करेंगे तो आगे की बातों में दिक्कतें हो सकती हैं। आप लोगों में से कई प्रबुद्ध वर्ग भी है, कई मध्य वर्ग भी है और कई निम्न वर्ग भी है। अध्ययन के क्षेत्र के लिए मैं बात कर रहा हूँ, समाज के वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो अध्ययन में मैं उस निम्न को और उस प्रबुद्ध वर्ग को, दोनों को मध्य वर्ग, इस तरीके से सामंजस्य बिठाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही थोड़ी सी अपनी गति को और तेज करेंगे। समय के हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं लगभग आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए 60 से 70, मैंने अभी गिने नहीं है, 60 या 70 आपको टॉपिक या चैप्टर पढ़ने हैं। अगर मैं एक चैप्टर प्रतिदिन का लेता हूं तो ये 2 महीने कम से कम चलता है, ये मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं। तो 2 महीने का मतलब है फरवरी एंडिंग, और फरवरी तक पेपर होना नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं, किस तरीके से पूरा कैसे, नहीं, सारा पूरा हो जाएगा। तो ये चिंता मत करिए। मैं एक वीडियो आपको प्रतिदिन, मैंने आपको कहा है एक तो दूंगा ही, और लाइव सेशन भी मैंने अब ऐड कर लिया है। वीकली या 10 दिन में जब भी हमें लगेगा कि हमें लाइव सेशन कर लेना चाहिए तो हम जरूर करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो सेमुशी वाला है उसको भी वीकली 1 या 2 वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करवाने का विचार है मेरा, और मैं जल्दी ही करूंगा। तो हम दोनों तरफ से चलेंगे। तो इधर से हम 6ठी से 8वीं पूरा करेंगे और उधर से 9वीं और 10वीं को पूरा करेंगे। इस तरीके से हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहें, पाठ्यक्रम समय से पूरा हो जाएगा। इवन आपको अभ्यास करने का भी जो अवसर है वो आपको मिल जाएगा। तो अपनी जो प्रवृत्ति है, अपनी जो टेंडेंसी है, वो थोड़ी स्टडी की, अध्ययन की रखी है, जिससे आप लोग पढ़ते रहिए। और दोस्तों, पेडागोजिकल कंसर्न जो है, एनआईओएस के नोट्स हैं 11th और 12th का, थोड़ा 1 या 2 चैप्टर ऐसे हैं जो काम आ सकते हैं आपके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जब हम सोशल एजेंसीज की बात करते हैं, बच्चों के लिए स्कूल एजेंसी के रूप में, सोशल एजेंसी के रूप में बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिया गया है। तो आप अगर पीडीएफ, मैंने लिंक भेजी है ग्रुप में, तो पीडीएफ भी देख सकते हैं आप। आपको पूरी बुक मंगाने की जरूरत नहीं। 12th की, 11th में विकास और अधिगम दोनों को अच्छे से दिया है, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करते हुए, तो उसको पढ़ लीजिए। फिर एनआईओएस के नोट्स पढ़ लीजिए आप, मैं समझता हूँ इनफ है। उसके बाद सीधा टेस्ट सीरीज में जाइए। और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है सेल्फ स्टडी से, तो आप और भी मार्केट में तमाम लेखकों की, तमाम पब्लिशर जो हैं उन्होंने प्रकाशित की हैं पुस्तकें, उनको देख सकते हैं। उनको आराम से पढ़िए और समझिए। लक्ष्य हमारा समझना है। किसी बुक को मैं यहाँ पर किसी की आलोचना करूं या किसी की प्रशंसा करूं, ये ऐसा लक्ष्य नहीं है। हमारा समझना और हमें अपने इस नौकरी को प्राप्त करना हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग बढ़ते हैं और अपने इस पाठ्यक्रम में आगे की तरफ। आज का पाठ जो है बकस्य प्रतीकार। चलिए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। अद्यतनीय पाठ अस्ति बकस्य प्रतीकारः। देखिए, अभी तक जो हमने पाठ पढ़े हैं, हमने कहा था कि अब आगे जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, इन सभी पाठों में जो है किसी न किसी कोई विभक्ति को किया जाएगा या कहीं अव्यय का प्रयोग होगा। किसी विभक्ति का पाठ में कोई मुख्यतया कोई ना कोई प्रयोग आपको मिलेगा। जैसे पिछले पाठ में हमने तृतीया और चतुर्थी विभक्ति को, बेसिक सी एक चीजों को हमने फोकस किया था। अब इस पाठ में हम जो पढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे सप्तमः पाठ, या कहिए जो है आपके बकस्य प्रतीकारः से है। बकस्य प्रतीकारः, बगुला है, बकः अर्थात बगुला, और बकस्य है ना, बकस्य षष्ठी का है, षष्ठी एक वचनम, बकस्य बालकस्य। और द्वितीयः शब्दः अस्ति प्रतीकारः। द्वितीयः शब्दः किम् अस्ति? प्रतीकारः। तो ये दोनों शब्द, प्रतीकार का अर्थात होता है बदला। इसमें प्रतीकार का जो प्रकृति प्रत्यय है, प्रति उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से जब हम घय प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा प्रतीकार। ठीक है, घय प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको दिमाग में मत लाइएगा।
थोड़ा सा बस ये जान लीजिए कौन सी धातु कौन सा उपसर्ग है, बस घय प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम शुरू करते हैं, जैसे देखिए आज हमारा जो इस पाठ में होगा मुख्यतया हम फोकस करेंगे अव्ययों के प्रयोग पर। अव्यय प्रयोग, ठीक है। अच्छा, पाठ शुरू करने से पहले जो प्रश्न पूछते हैं वो पहला प्रश्न आपके लिए है स्वैरम। अभी पॉज करके इसको तुरंत उत्तर लिखिए पहले, उसके बाद वीडियो देखिए। स्वैरम अत्र का धातु। और द्वितीय प्रश्न अस्ति कवि। कवि शब्द आपको याद करने के लिए दिया था। सप्तमी बहुवचन किम, सप्तमी बहुवचनम किम अस्ति। ये दो प्रश्न है, अभी पॉज करके तुरंत कमेंट्स में लिखिए और बिना देखे करिएगा दोस्तों, है ना, तब आपको लगेगा हाँ आपको याद रह रहा है या नहीं रह रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सर्वप्रथम हम जो है, देखिए अव्ययों का जो प्रयोग है ना आपके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे, मेरे पास जो पाठ्यक्रम है उसमें आप देखेंगे अव्ययों का प्रयोग आपको जो 9th क्लास का है उसमें दिया गया है ना। अव्यय प्रयोग, इसमें कई जो है अव्यय हैं, अव्ययानी करके 22 अव्ययानी। स्थान बोधकों को अलग किया गया है, काल बोधकों को अलग किया गया है, प्रश्न बोधक अव्यय अलग हैं और अन्य भी जो कि अलग किए गए हैं। और कुछ सेमुषी द्वितीय भाग में भी आप देखेंगे कुछ और अव्यय दिए गए, उच्चैहि च स्व ह्यः अद्य, ये सब भी दिए गए हैं। तो इन सभी अव्ययों के प्रयोग में जो इस पाठ में है, और मुख्यतः हम उनको वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इनका भूमिका बना लेते हैं किस तरीके से अव्ययों का प्रयोग कैसे होता है। देखिए सर्वप्रथम एक बेसिक सी चीज से शुरू करते हैं। जैसे धातुएं होती हैं, हम लट्टकार में लिखते हैं पठति, पठति, अन्य चलति, क्रीडति, खादति, लिखति, इत्यादि इत्यादि धातुएं हैं। ठीक है, धातुओं से लट लकार में हमने प्रथम पुरुष का एकवचन लिख लिया। ये वर्तमान कालिक हैं। कौन सी क्रियाएं हैं ये? वर्तमान कालिक। ये कौन सी क्रियापद है? इनको कहेंगे हम वर्तमान कालिक क्रियापदानी। एतानी वर्तमान कालिक क्रियापदानी। तो वर्तमान कालिक हो गए क्रियापद ये। ठीक है, अब इसको हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको छोड़ देते हैं। देखिए जब हम इस वर्तमान कालिक क्रियापदों को जब हम इनको भूतकाल में बदलेंगे, है ना, पास्ट टेंस में, तो हम पठति शब्द के साथ ही पठति स्म शब्द का प्रयोग कर देंगे, है ना, स्म। ठीक इसी प्रकार चलति स्म, क्रीडति स्म, खादति स्म, लिखति स्म। अब ये जो अभी तक पढ़ता है ऐसा अर्थ हो रहा था, अब इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ता था या पढ़ा, है ना, पढ़ा, पढ़ता था या पढ़ा, उसने यहां पढ़ा या वह यहां पढ़ता था, इस तरीके से। लिखत स्म, अब सब में आप स्म जोड़ के बना लीजिए। इनके एक वचन द्विवचन में भी वही होगा, पठतः स्म, पठन्ति स्म, लिखतः स्म, लिखन्ति स्म, चलतः स्म, चलन्ति स्म। तो ये तो एक वचन का मैंने लिखा है, आप ऐसे ही द्विवचन में और बहुवचन में भी अनुमान कर लेंगे। ठीक है, इसको मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लिखना है तो पॉज करके एक द्विवचन और बहुवचन वाले भी स्म का प्रयोग लिख सकते हैं। तो स्म, जैसे एक वाक्य में बना देता हूं, चलिए एक वाक्य बना लेते हैं, एक आध वाक्य, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा स्म क्या है ये। जैसे रामः रामः वनं गच्छति स्म, गच्छति स्म। ठीक है, अब आपको स्म शब्द का प्रयोग समझ में आ रहा होगा। एक और वाक्य देख लेते हैं। अक्षयः अभिनयम्
करोति स्म। देखिए वाक्य की उस दृष्टि से देखिएगा इसको, क्योंकि अक्षय अभी भी अभिनय कर रहे हैं, अभिनेता हैं ये, तो इसको वाक्य की दृष्टि से देखिए। इन्होंने अभिनय किया, किसी फिल्म में किया, तो हम फिल्म का नाम जोड़ के इस्मा करके वाक्य बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर इतना चीज आपको इस्मा का प्रयोग होगा। ऐसे ये सरल प्रयोग है ना। अब इसकी जगह देखिए, हम देखो अगर भूतकाल में हम क्या करते हैं, वैसे लंग लकार का प्रयोग करते हैं, है ना, लंग लकार का। जैसे पठती है, तो पठती को हम लिखते हैं अपठत, इस तरीके से लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें अपठत नहीं लिखना है तो हम पठत स्म ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मुख्य बात है यहाँ पर, स्म शब्द में ये बात निकल के आई। अगर हम अपठत नहीं लिख रहे हैं तो पठत स्म ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार चलती है, अचलत लिखते हैं तो चलत स्म लिख सकते हैं, है ना। अपश्यत लिखते हैं तो पश्यत स्म लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। स्म का प्रयोग इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कुल मिला के स्म एक अव्यय पद है। स्म एकम अव्यय पदम अस्ति, अस्तु अव्यय पदम अस्ति, ठीक है। यहां बच्चों के हिसाब से स्म, देखिए अब आपको पढ़ाने का तरीका भी इसी तरीके से, बच्चों को इसी तरीके से आप समझाएंगे। आपको भी ऐसे ही समझना है, उनको भी ऐसे ही समझाना है, ठीक है। और चलिए अब अव्यय की बात हमने देखी, स्म का प्रयोग किया तो अव्यय हमें समझ में आ गया एक। अब देखिए इसमें ना अव्यय का जो है आप जानते होंगे, बहुतों में आप जानते होंगे, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, है ना। उसका मतलब ये है कि ये पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिएगा, और चाहे नपुंसक लिंग हो, और चाहे प्रथमा से लेकर के कोई भी विभक्ति तक हो, संबोधन सप्तमी कुछ भी हो, ये सदृशम यानी कि एक है तो वही रहेगा, है ना। सदृशम हमेशा सदृश ही रहेगा, इनका वचन नहीं होता, एक वचन द्विवचन में नहीं जाएंगे ये, ठीक है। कोई विभक्ति नहीं होती। सर्वत्र अपि समानः प्रयोगः भवति, है ना। इनको ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब चलिए कुछ अव्ययों का प्रयोग देख लेते हैं। अब आपको अव्यय का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अव्यय है क्या। अव्ययों का प्रयोग देख लेते हैं, कैसे ये प्रयोग होते हैं। कुछ अव्ययों का, मुख्य अव्यय जो ज्यादातर प्रयोग में मिलते हैं, इस पाठ में भी मिलेंगे। एक अव्यय है अपि, नोट्स बनाइएगा दोस्तों। अर्थ होता है इसका भी, है ना। इंग्लिश में अगर इसको मैं कहूं तो ऑल्सो, इस तरीके से प्रयोग होता है। अब देखिए यहां पे एक पुस्तक है, ये मैं पुस्तक मान लेता हूं, इसको पुस्तक मान के आप लोग चलिएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। और यहां पर एक लेखनी है, लेखनी का मतलब एक कलम, इस तरीके से कलम है, ठीक है। एक पुस्तक है, एक कलम है, तो मैं यहां पर बोलूंगा अत्र पुस्तकम अस्ति, यहां मेरा सेंटेंस होगा अत्र पुस्तकम अस्ति, और यहां सेंटेंस बना दूंगा मैं अपना वाक्य लेखनी अपि अस्ति, लेखनी अपि अस्ति, ठीक है। अपि का प्रयोग देखिए किस तरीके से होता है। ये कुल मिला आपको मैं इंटरव्यू भी, डेमो में भी इसी तरीके से आप लोग पढ़ा देंगे तो प्रभावित कर पाएंगे, अगर टॉपिक कोई पूछा गया तो, ठीक है। अब एक और वाक्य बनाऊं, जैसे कक्षा में बालक और बालिकाएं हैं, हमें वाक्य बनाना है, कक्षायाम बालकाः सन्ति बालिकाः अपि सन्ति, अहम गृहं गच्छामि भवान अपि गच्छतु, है ना। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अहम पाठम पठामि भवान अपि पठतु, या सह वाक्यम वदति अहम अपि वाक्यम वदामि, अपि शब्द का प्रयोग करना है ना। अपि 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 से 4-4 वाक्य बना लीजिए, है ना। ये आपके गृह कार्य के रूप में है, अपि का आप कॉपी पे बना लीजिए, अच्छा प्रयोग कर लीजिए अपि का, तो ये अच्छा हो जाएगा आपका। अपि ऑल्सो भी, चलिए अपि हो गया। अब अगला अव्यय देखते हैं एक और। अगला अव्यय जो है, स्क्रीन को क्या बड़ा किया जा सकता है, हाँ थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे तो पूरे उस पर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब ठीक है। देखिए इसमें ना, अब दूसरा मैं आपको अव्यय बता रहा हूं, कदा।
कदा एक अव्यय है ना, कब है ना, इंग्लिश में वैन, इस तरीके से प्रयोग करते हैं, कदा, कब, वैन। अब देखिए, कदा अहम अहम चतुर्वादने क्रीडिष्यामि। छोटा सा वाक्य बना रहा हूं, सरल सा। अहम चतुर्वादने क्रीडिष्यामि, त्वम कदा, इतना भी छोड़ सकते हैं, क्रीडिष्यसि भी कह देंगे आगे, क्रीडिष्यसि यहां कर देंगे। त्वम कदा हो गया कदा का प्रयोग, तुम कब खेलोगे, इस तरीके से कदा का प्रयोग करते हैं। और भी कर सकते हैं, भवान कदा विद्यालयम गच्छति, है ना, या जनकः कदा कार्यालयम गच्छति, तो कदा का प्रयोग, ठीक है। इस तरीके से हम कदा का प्रयोग कर सकते हैं। जनाः कदा उद्यानम गच्छन्ति, तो उत्तर में बोलेंगे जनाः सायं काले या प्रातः काले उद्यानम गच्छन्ति, है ना। कदा का प्रयोग कब, वहन के लिए, वैन इंग्लिश में, ठीक है। आगे एक और दूसरा अव्यय आपको बताता हूं, अधुना। अधुना का प्रयोग, अधुना का प्रयोग के लिए अधुना, अब, है ना, नाउ। इसका तात्पर्य यह हुआ, जैसे अहम, एक वाक्य सरल सा बना देता हूं, अधुना बकस्य प्रतीकारः पाठः पठामि, ना। अधुना, अब, मैं अब बकस्य प्रतीकारः पाठ पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, ठीक है। या थोड़ा सा और, अधुना, और एक और वाक्य देख लीजिए, विज्ञान युगः अस्ति। विज्ञान युगः, ये अव्यय आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इनके वाक्य प्रयोग होते हैं, अधुना विज्ञान युगः अस्ति, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा आपको, क्योंकि पाठ में भी आया है, तो आपको ले चलता हूं थोड़ा दिनों के नाम के पर, जो हमारे दिन होते हैं, 7 दिन, उनके नाम, है ना। जैसे वासराणाम नामानि, अगर मैं कहूं, क्योंकि ये पाठ में भी हैं, इनके साथ अव्यय कैसे जुड़ते हैं। वासर जो दिन है, वासराणाम नामानि, है ना, इनके साथ हम अव्यय सीखेंगे, ह्यः, ह्यः, स्वः और अद्य। इन दिनों के नाम के साथ, अब ह्यः माने होता है, अगर मैं कहूं तो बीता हुआ कल, यस्टरडे। स्वः माने होता है आने वाला कल, है ना, टुमारो। और अद्य माने होता है आज, यानी कि टुडे। इस तरीके से इनका प्रयोग होता है, ठीक है। अब वासरों के नाम जो है, रविवासरः, रविवासरः, इसी तरीके से सोमवासरः, वासरः लगा देंगे, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। इसको मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको टेक्निक बता दी, समय उसमें नहीं लगाना है। अब देखिए, आज के लिए बनाते हैं, अद्य कः वासरः, अद्य का प्रयोग करते करते, अद्य कः वासरः, तो आप लिखेंगे अद्य गुरुवासरः, है ना, गुरुवासरः। इस तरीके से प्रयोग करेंगे। ह्यः, ह्यः बीता हुआ कल, ह्यः बुधवासरः। यही देखिए, दोनों तीनों का प्रयोग देख लीजिए आप, बुधवासरः। और स्वः शुक्रवासरः, स्वः शुक्रवासरः, है ना, वासरः। इस तरीके से प्रयोग होगा इनका, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। आगे चलते हैं, अब एक और अव्यय ले लेते हैं, च। च का प्रयोग आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे लेखनी अस्ति, अंकनी, पेंसिल को अंकनी बोलते हैं, ठीक है, अंकनी अस्ति, बना लीजिएगा, मेरे को बनाना नहीं आ रहा है,
समझ लीजिएगा। मार्जनी, एक डस्टर और ले लेते हैं, चौक डस्टर जानते हैं आप लोग। मार्जनी अपि अस्ति, ठीक है, मार्जनी अपि अस्ति। तो लेखनी अस्ति, अंकनी अस्ति, मार्जनी अस्ति। अब हम इस वाक्य को इंक्लूड कर देंगे, लेखनी अंकनी मार्जनी च संति। च का प्रयोग हो गया, ठीक है, इस तरीके से च का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। अत्र, देखिए आपके सिलेबस में आगे वाले टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, ध्यान रखना, दोबारा रिवाइज होंगे वहां जब हम पढ़ेंगे। तत्र और कुत्र, अत्र तत्र कुत्र, ठीक है। अब यहां पर एक बालक है, ठीक है, यहां पर एक बालिका है, बस ये दिमाग में रखिए, अज्यूम कर लीजिए एक बालक एक बालिका। अत्र बालकः अस्ति। अब बालक के यहां खड़े होकर के हम कहेंगे तत्र बालिका अस्ति, और बालिका के यहां खड़े हैं तो अत्र बालिका अस्ति, तब बालक के लिए बोला जाएगा तत्र बालकः अस्ति। ध्यान रखेंगे, तो तत्र दूर के लिए वहां, और अत्र माने यहां, और कुत्र माने कुत्र बालकः अस्ति। तो कुत्र में अत्र भी आंसर आ सकता है, तत्र भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि कहां खड़ा है कोई। तो कुत्र माने कहां, तो अत्र तत्र कुत्र का प्रयोग इस तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रातः, ठीक है, प्रातः सूर्यः उदेति, सूर्यः उदेति, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, है ना, किताब है, एक कविता है ये, 6th 7th 8th किसी किताब में है। अहम प्रातः काले, या प्रातः मंदिरे गच्छामि, या मंदिरम गच्छामि, है ना, मंदिरम गच्छामि, इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और भी वाक्य बनाइएगा इन अव्ययों से, अभ्यास कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अव्ययों से एक एक दो दो वाक्य जो आपने यहां नहीं देखे, ऐसे नए नए वाक्य बनाइएगा, बड़े ही सरल से बनाइएगा, है ना। सह, एक अव्यय और देखिए, सह। अब आप समझ गए होंगे, हमने पिछली कक्षा में देखा था, तृतीया होती है इसके साथ, है ना, इसका अर्थ होता है के साथ, है ना, ठीक है। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्रेण सह गच्छति, सह गच्छति, तो सह का प्रयोग हो गया अव्यय का, और सह के होने से तृतीया हो गई। अब सह के जैसा ही एक और है, सहैव। सह और एव मिलाकर के सहैव हो जाता है ना, साथ में ही। जैसे रामः श्यामः च का भी प्रयोग कर दिया। सहैव क्रीडतः, पाठ में ये सहैव आएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां थोड़ा समझना जरूरी है। सहैव क्रीडतः, राम और श्याम साथ में ही खेलते हैं, तो ये सहैव हो गया। यथा तथा, एक नया अव्यय और देख लीजिए, यथा, यथा और तथा का प्रयोग साथ में ही होता है ना, यथा, यथा, ठीक है। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, वैसे कोहली क्रिकेट नहीं खेलता, या विराट क्रिकेट नहीं खेलता। तो यथा सचिनः, मैं बोल देता हूं, इसको लिखने में थोड़ा समय लगता है। यथा सचिनः क्रिकेटं क्रीडति तथा विराटः न क्रीडति। बात समझ में आई? जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है वैसे विराट नहीं खेलता। यथा तथा का प्रयोग ये समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे एक प्रयोग है यदा तदा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में श्लोक आया है, यदा तदा, यदा ग्लानिर्भवति तदा आत्मानं सृजामि अहम, तदा अहम आत्मानं सृजामि। अच्छा प्रयोग है, यदा तदा का प्रयोग करने को कहा जाए तो बढ़िया है, सुंदर उदाहरण, प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। सूर्यः उदेति कमलम विकसति, तो कह देंगे यदा सूर्यः उदेति तदा कमलम विकसति, है ना। सूर्यः कमलम, दोनों से वाक्य बनाइएगा, सूर्यः कमलम। आगे हैं, जैसे विद्यालय के संदर्भ में एक वाक्य बना लेते हैं, यदा अध्यापकः आगच्छति तदा छात्राः किं कुर्वन्ति, तदा छात्राः उत्तिष्ठन्ति। उत्तिष्ठन्ति, है ना, खड़े होकर के अभिनंदन करते हैं। तो यदा शिक्षकः आगच्छति तदा छात्राः उत्तिष्ठन्ति। अब एक नया शब्द देख लेते हैं, नया अव्यय और है कुतः।
जैसे मैं कहूं फलम पतति, अब आप इस वाक्य में कुतः शब्द का प्रयोग करके लिखेंगे फलम कुतः पतति, कुतः पतति, तो आप कहेंगे फलम वृक्षतः पतति, है ना, वृक्ष से गिरता है। कहां से गिरता है फल? वृक्ष से गिरता है। तो इस तरीके से बन जाएगा। कुतः का भी प्रयोग देख लिया। और एक और अव्यय, ये सारे अव्यय आपके पाठ में हैं। यत्र तत्र, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, यत्र तत्र, है ना। जैसे यत्र तत्र का प्रयोग जहां वहां, जैसे यत्र माने जहां होता है, वैसे ही वहां का प्रयोग आप लोग करिए। जैसे जहां वहां से बनाएंगे, जैसे शक्कर, शक्कर है और चींटियां हैं। सुंदर सा वाक्य देख लीजिए, शक्कर और चींटियां। अब आपको वाक्य समझ में आ गया होगा मैं क्या वाक्य बता रहा हूं आपको। जहां शक्कर होती है वहां चींटियां होती हैं, तो यत्र वाक्य क्या बनेगा? यत्र शर्करा अस्ति, यत्र शर्करा अस्ति तत्र, चीटिका को चीटियों कहते हैं पिपीलिका, पिपीलिकाः आगच्छन्ति। ठीक है, जहां शक्कर होती है वहां चीटियां आ जाती हैं। सुंदर सा वाक्य बन गया। प्रति, प्रति एक नया अव्यय देख लीजिए। प्रति, प्रति का क्या है? देखिए इसके लिए एक सूत्र भी है कारक प्रकरण में, इसका हमेशा द्वितीय विभक्ति के साथ प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति, जैसे सह का तृतीया के साथ होता था, इसका द्वितीय के साथ होता है। ठीक है, हा प्रतियोगी भी, इसको बताएंगे बाद में। जैसे नदी, एक बता देता हूं, एक वाक्य प्रयोग कर देते हैं। सागरम प्रति गच्छति, सागर के लिए जाती है ना, सागरम प्रति गच्छति। ठीक है, और भी बहुत सारे अव्यय हैं, तो इस तरीके से हम अव्ययों के प्रयोगों को कर सकते हैं। और भी इसमें अव्यय हो सकते हैं, जैसे एव का आप लोग प्रयोग करिएगा। मैं एव अब दे देता हूं दो चार अव्यय, क्योंकि सारे अव्यय करवाने लग जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। सर्वदा का एक वाक्य बनाइएगा, ठीक है, और एक बनाइएगा एकदा का एक वाक्य बनाइएगा, एकदा। एक और बताऊं तो परंतु से एक वाक्य बनाइए, ठीक है, और एव ऊपर दिया है, एवं से भी एक वाक्य बनाइए। एव और एवं अलग है, ध्यान रखिएगा। ये 5 वाक्य बनाइए बढ़िया से अपनी नोट्स वाली कॉपी में, जहां भी आप बनाते हैं वहां से 5 से वाक्य बनाइए, 2-2 3-3 वाक्य सरल सरल से वाक्य बनाइए। ठीक है, और बढ़िया से आप लोग अगर चाहते हैं मैं इन वाक्यों को चेक करूं, गलती तो नहीं है कोई व्याकरणात्मक या कोई, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज में फोटो खींच के भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो और अव्यय हम पढ़ेंगे इसी पाठ में। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी भूमिका बनाना जरूरी था पाठ की, इसलिए हमने भूमिका यहां पर बना ली है। बकस्य प्रतीकारः, बकस्य प्रतीकारः का मतलब बता दिया। अव्यय प्रयोग, इस पाठ में अव्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, अव्यय प्रयोग होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं। अत्र चित्रे पश्यतु, चित्रे एकम वनम अस्ति। आप कहते हैं सर, आप कमेंट्स में होते हैं सर लेसन प्लान से पढ़ाना होगा, क्या करना होगा? तो देखो मैं आपको बता देता हूं, लेसन प्लान नहीं होना, लेकिन बेसिक चीजें होती है ना। प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को समझ में आ जाए कि हम वास्तव में कुछ पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना और उद्देश्य कथन बस करिए। होता ही कितना इंटरव्यू में समय, 4 से 5 मिनट 6 मिनट लेते हैं वो, बस ज्यादा नहीं लेते। इसमें क्या लेसन प्लान आप पढ़ाएंगे, लेकिन प्रस्तावना और उद्देश्य कथन थोड़ा ढंग से कर दीजिए। अब देखिए ये पाठ है, इसकी प्रस्तावना क्या हो सकती है? आप बोलेंगे बच्चे से, चित्रे एकम वनम अस्ति, अस्ति नवा, बच्चे कहेंगे अस्ति अस्ति, या फिर है कहेंगे, है ना। षष्ठी कक्षा के बच्चे तो हिंदी में ही बोलेंगे। चित्र में एक वन है, जी हाँ। अच्छा बताइए वने कहाँ अस्ति, तो आप बच्चे कहेंगे हिंदी में, वन में सर एक लोमड़ी दिखाई दे रही है मैडम, एक लोमड़ी दिखाई दे रही है। तो आप बताएंगे अर्थात एकः श्रृगालः अस्ति, इस तरीके से बोलेंगे आप। ठीक है, एकः श्रृगालः अस्ति। अब इस पाठ को ना हम भाव पक्ष में भी समझेंगे और व्याकरणात्मक पक्ष में भी, दोनों साथ ही साथ चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझते चलिएगा। और एक और प्रश्न कर देंगे, ज्यादा नहीं प्रश्न करने आपको, एक प्रश्न और कर। अन्यः कः अस्ति,
तो बच्चे को पता नहीं संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर बगुले जैसा कुछ दिखाई दे रहा है या बतख जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अर्थात आप कहेंगे एकः बकः अपि अस्ति, एकः बकः अपि अस्ति। तो इस तरीके से आप बोलेंगे ना, तो अपि का प्रयोग कर दिया आपने अव्यय में, एकः बकः अपि अस्ति। अब यहां ये प्रस्तावना डन। अब यहां से आप कहेंगे अद्य वयं सृगालस्य बकस्य च कथां पठामः, है ना, उनकी कथा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बताइए सृगाल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। देखिए प्रस्तावना में उद्देश्य, तो आप जानते हैं सृगाल लोमड़ी बड़ी चतुर होती है। जी हाँ सर, चतुर होती है। जी हाँ मैडम, बहुत चतुर होती है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि सृगाल जो लोमड़ी है वो चतुर होती है या बगुला चतुर होता है। इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना देंगे उनको, तो एक अलग ही इंप्रेशन प्रभाव पड़ेगा। ये मैं आपको प्रस्तावना समझाता हुआ चलूंगा हर पाठ में किस तरीके से आपको करना ना हो। तो ये दोनों प्रश्न आप लिख लीजिए कि किस तरीके से प्रस्तावना के प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। एकस्मिन् वने सृगालः बकः च निवसतः स्म। च इति अव्ययपदम्। एकस्मिन् वने सृगालः बकः च कुत्र निवसतः स्म? एकस्मिन् वने, है ना, भावबोधात्मक। निवसतः स्म, देखो वही आ गया, मैंने स्म का प्रयोग आपको बताया था। निवसति, निवसति, निवसतः, निवसन्ति। तो निवसतः स्म, इसको भूतकाल में बोलेंगे रहते थे, द्विवचन है। एकस्मिन् वने, वन में, है ना, सृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में लोमड़ी और बगुला दोनों रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, तयोः मित्रता आसीत्। तयोः बताएंगे, तत्शब्द है, तस्य तयोः तेषां, इस तरीके से बन गया उन दोनों की, इस तरीके का अर्थ होगा इसका। षष्ठी का द्विवचन है ये, षष्ठी द्विवचनम अस्ति, षष्ठी का द्विवचन हो जाएगा। तो उन दोनों की मित्रता आसीत, मित्रता थी, है ना, क्या थी? मित्रता थी। अब मित्रता में थोड़ा सा मित्र शब्द है, जानते हैं आप, मित्र। अब ये ता क्या है? ता के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तस्य भावः त्वतलौ, है ना, जब उसके भाव को हम प्रकट करते हैं तब वहां पर त्व और तल प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? त्व और तल प्रत्यय। जैसे मनुष्य से करेंगे तो मनुष्यत्व, पशु से पशुत्व और पशुता, मनुष्यता, मूर्खत्व, मूर्खता, उसके भाव को प्रकट करने के लिए। तो मित्रता का भी एक भाव ही है। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय आप बताएंगे? तल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बोलेंगे आप? तल प्रत्यय है। ठीक है, तल प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में भी है, ध्यान रखिएगा। तो मनुष्यता, पशुता, है, मूर्खता, ये सारे जो ता वाले हैं ना, ये तल प्रत्यय वाले, ध्यान रखिए ना। और मनुष्यत्व, मूर्खत्व, मित्रत्व, पशुत्व, ये त्व वाले प्रत्यय के हैं, ध्यान रखिए ना। त्व तल, ये तस्य भाव, उसके भाव को बताने के लिए त्व और तल प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसीत, आसीत अस धातु, ये देख लीजिए आसीत के शब्द रूप आपके सामने, धातु रूप लंग लकार है। आसीत, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। लंग लकार है। लंग लकार जो अनद्यतन भूत, आज का भूतकाल ना हो, ठीक है, उसके लिए लंग लकार का प्रयोग होता है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में इस तरीके से इसके धातु रूप बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, याद कंठस्थ करना जरूरी है दोस्तों, कंठस्थ करते रहिएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आगे बढ़े। एकदा, एक बार, देखिए एक बार अव्यय है ये। प्रातः अव्यय है। सृगालः बकम अवदत्, सृगाल ने बगुले को बोला। अवदत् लंग लकार का है ना, अवदत् कहां का है? लंग लकार का। अवदत्, अवदताम, अवदन, इस तरीके से इसके धातु रूप होते हैं। मित्र संबोधन का है। संबोधन का देखिए चिन्ह, हे मित्र भी नहीं, कहीं के चिन्ह से पहचानना है हमको संबोधन को। ये पीछे चिन्ह जो होता है, स्वः, है ना, आने वाला कल। त्वम, मया, अस्मद, अस्मद का तृतीया, मया। सह, भोजनम कुरु, देखो सह होने के नाते मया में तृतीया हो गई, अस्मद की तृतीया लगी है, सह के योग में तृतीया होती है। कुरु लट लकार, करो, इस तरीके से उसने उसको आमंत्रण दिया। तो किसने किसको आमंत्रण दिया? तो सृगाल ने बगुले से बोला
त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अब शृगाल का निमंत्रण, मित्र का निमंत्रण मिला है तो कौन नहीं प्रसन्न होगा। तो शृगालस्य षष्ठी एक वचनम अस्ति, है ना, षष्ठी एक वचनम। निमंत्रणेन, निमंत्रण में तृतीया विभक्ति है, ठीक है, तृतीया का बालकेन एक वचन है। निमंत्रण क्या होता है, निमंत्रण जो है कहा गया है नियोग करणम। मैं बच्चों से पूछता हूं, जब ये निमंत्रण पाठ में वो पढ़ते हैं तो उन्होंने सुना हुआ तो होता ही है ना, शादी वगैरह के कार्ड में लिखा रहता है। तो उनसे पूछता हूं, बच्चों ये बताओ निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है। तो ये आपसे पाठ्य वहां पूछा जा सकता है ना, निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है। तब बच्चे सर कोई खास अंतर नहीं है ऐसा ही बोल देते हैं, उनको नहीं पता रहता है तो ऐसे ही बोलेंगे वो तो। तब उनको स्पष्ट किया जा सकता है कि निमंत्रणम नियोग करणम, निमंत्रणम नियोग करणम और आमंत्रणम कामचादानुज्ञा। ये सब व्याकरण की वो है, इनको अब मैं इनको सरल भाषा में बता देता हूं। निमंत्रण जो होता है उसमें इफ और बट नहीं होता है ना, कि मैं नहीं आ पाया, वहां आपको आवश्यक रूप से जाना होता है। जैसे आपको बताऊं, जैसे श्राद्ध वगैरह करते हैं लोग, तो वहां पर अपने दौहित्र को या अपने भांजे वगैरह को बुलाया जाता है, किसी मान्य को, तो वो भोजन करना वहां जरूरी होता है, इस तरीके से बुलाते हैं। और आमंत्रण में आपके न आने पर भी काम चल जाएगा। शादी विवाह में कार्ड वगैरह आता है, आप नहीं जाते हैं तो वो आमंत्रण होता है। तो ये निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर है, ध्यान रखना। बकः प्रसन्न अभवत, बगुला क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। अब देखिए प्रसन्ना में अक्ता प्रत्यय है, आपके सिलेबस में भी अक्ता प्रत्यय है, तो इसको ध्यान रखना, है ना। प्रसन्न अक्ता प्रत्यय से बनाइए। आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया, अस धातु के रूप देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने अग्रिम दिन, आगे आने वाला जो दिन था। सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत, भोजन के लिए वह जो है श्रृगाल के निवास के स्थान, अगच्छत माने गया, लंग लकार का रूप है, ठीक है। अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, श्रृगालस्य षष्ठी एक वचन है। निवासम, तो सह भोजनाय कुत्र अगच्छत, सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत। निवस, है ना, नि उपसर्ग, वस धातु, निवासम हो जाएगा, है ना, बना लेंगे इसको। तो उसके निवास स्थान के लिए वो चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगच्छत, कुटिल स्वभावः श्रृगालः, श्रृगालः कीदृशः, श्रृगालः कुटिलः अस्ति, कुटिल स्वभावः अस्ति, है ना, कुटिल स्वभाव वाला है श्रृगाल, है ना। कुटिल हो स्वभाव जिसका, उसे कहेंगे कुटिल स्वभावः। हिंदी में विग्रह, देखिए संस्कृत में विग्रह नहीं आता आपको, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं आप संस्कृत में विग्रह करें, आप इसका हिंदी में विग्रह करके भी समास निकाल सकते हैं, है ना। यस्य येषाम बहुव्रीहि, यस्य येषाम, जिसका या जिसकी ये लग जाए तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास होता है ना। कुटिल स्वभाव हो जिसका, कुटिल स्वभाव वाला अन्य पदार्थ क्या हो जाएगा, श्रृगाल। इस तरीके से यहां पर समास निकाल सकते हैं। स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत, स्थाल्याम, स्थाली शब्द से सप्तमी एक वचन में बनेगा स्थाल्याम, बगुले के लिए, चतुर्थी में बकाय, क्षीरोदनम, क्षीरोदन में क्षीर अग्रे उदन, ओदन, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अयच्छत, क्षीरोदन यानी कि जो खीर है, ये आप देखेंगे इस पात्र में खीर रखी है, इसको उसने दिया, ठीक है। बकम अवदत च इति अव्यय पद है, बगुले को और बोला साथ में, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावह, सहैव देखिए अव्यय आ गया, अधुना भी आ गया है, ठीक है, और कोई अव्यय इसमें नहीं है। तो ये है इस पात्र में, अस्मिन पात्रे, अस्मिन शब्द है, अस्मिन शब्द देखिए कहाँ का है, आप जानते हैं, नहीं जानते तो लिख लीजिएगा। इदम शब्द है, इदम का पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में, ठीक है, दोनों में क्या बनता है, अस्मिन, सप्तमी एक वचन, अस्मिन बनता है।
तो ये बात दिमाग में रखिएगा। आवाम अधुना सहैव खादावह, खादावह आवाम के साथ खादावह का प्रयोग, ठीक है, द्विवचन है दोनों। और अधुना अभी, सहैव साथ में ही, है ना, अब साथ में हम दोनों खाते हैं, इस तरीके से उसने उसको बोला। देखिए कितना दिमाग चलाया इसने ना। ये देखिए इसके पास, बेचारे के पास चोंच है छोटी सी, अभी चोंच से थाली में कैसे खाएगा, एक एक दाना बमुश्किल एक एक दाना आएगा, तो ये तो अपना जीभ से चट कर जाएगी पूरा एकदम से मुंह से। तो ये यहाँ पर दिमाग लगाया इसने। भोजन काले, है ना, भोजन के समय, बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के काल में बगुले की जो चोंच थी वो इस थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो रही थी या नहीं हुई, है ना। भू धातु और लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन, न इति अव्यय पद। भोजन ग्रहण में स्थालीतः, देखिए स्थालीतः में देख लेते हैं, स्थाली शब्द है, ठीक है, इससे हम तसिल करेंगे। कौन सा प्रत्यय करेंगे, तसिल। तसिल में तस स्थालीतः बन जाता है, इस अर्थ होता है थाली से, ठीक है। कोई सूत्र जानने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ प्रत्यय बता देता हूं, वो भी, ये भी तसिल पाठ्यक्रम में है नहीं आपके, तो ये भी आवश्यक नहीं है इससे। लेकिन कई शब्द ऐसे हैं जो बनते हैं, जैसे अभितः, है ना, अभितः आपने सुना होगा, परितः ये भी सुना होगा आपने, अरे अतः सुना होगा आपने, अतः, ततः, है ना, ये सारे शब्द इसी से बनते हैं। अतः कैसे बनेगा, एतत् शब्द से तसिल करेंगे तो अतः इत्यादि बनते हैं, इसी प्रकार तत् से ततः बनता है, ऐसे ही सारे शब्द बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अतः आ गया, देखिए अगले में ही अतः आ गया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बगुले ने केवल क्षीरोदन देखता रहा बेचारा, है ना, केवलम बकः, क्षीरोदन बेचारे को खाने को नहीं मिला क्योंकि अब खा ही नहीं सकता था। सृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, सृगाल ने, है ना, तू अव्यय पद है, सर्वम माने सब, क्षीरोदनम जो सारी खीर थी वो अभक्षयत, है ना, भक्षण कर ली। सर्व शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये सर्व शब्द है, सर्वादीनी सर्वनामानी। अभक्षयत, है ना, भक्ष धातु। दोस्तों आप लोगों में से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया पुरानी वीडियोस भी देख लें, जो आपको वहीं से मैं बेस तैयार करके ला रहा हूं, ये सारी चीजें वहां समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ कुछ बताने लायक और है नहीं। सृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, अब वंचित हो गया उस सृगाल से, है ना, ठग लिया गया, तो वो सोचने लगा, अचिंतयत, है ना, विचार करने लगा। किम अचिंतयत, तो देख लेते क्या क्या है यहाँ पर। सृगाल के द्वारा जब ठग लिया गया बेचारा, तो तृतीया एक वचन है सृगाल में, है ना, बालकेन की तरह। वंचितः, वंचितः में आपके सिलेबस का ही प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय, ठीक है, अक्ता प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, वंचितः अक्ता। और वंच ये बनता कैसे है बता देता हूं मैं, वंच है, ऋणिच है और अक्ता है, इन तीनों को मैंने आपको बता दिया है, बस ध्यान दिमाग में रखिएगा। वंच, ऋणिच, अक्ता, अक्ता प्रत्यय सिलेबस में, इसलिए मैंने बता दिया। वंचिता शब्द जो है वंचितः, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, है ना, क्रियक्तः, है ना, क्रियक्तः लिखते जाइएगा शब्दों के सामने ही, भावबोधक और व्याकरणात्मक सभी प्रश्नों का। अनेन तृतीया, मया, है ना, मेरे, तृतीया, सह के वजह से यहाँ पर मया है, सहयुक्त प्रधान तृतीया, व्यवहारः कृतः, है ना, व्यवहार किया, ठीक है। तो इदम पुल्लिंग का है, अनेन तृतीया, इदम शब्द है पुल्लिंग का, अनेन तृतीया बन जाएगा, ठीक है। तथा, तो देखो यथा का भी प्रयोग है वहां, तथा का भी प्रयोग है। यथा तथा हमने अभी देखा था। अहम अपि, अपि शब्द का जो कि अव्यय है, तेन सह, है ना, तत्शब्द का तृतीया एक वचन, तेन सह व्यवहरिष्यामि, उसके साथ व्यवहार करूंगा। व्यवहरिष्यामि, व्यवहरिष्यावः, व्यवहरिष्यामः, है ना, लिट लकार है ये। कौन सा लकार कहेंगे इसको, लिट लकार। एवं चिंतयित्वा, अब ऐसा उसको गुस्सा भी आ गया, तो अब इतना विचार करके, चिंतयित्वा, त्वा प्रत्यय है ना,
अक्त्वा प्रत्यय करके अर्थ में, मैंने पहले भी इस पर चर्चा की थी, करके, करके, ठीक है। तो ये अक्त्वा प्रत्यय, इसको अपने जब आएगा उसको पढ़ेंगे। अक्त्वा जब चिंता करके या विचार करके, सह श्रृगालम अवदत, उसने श्रृगाल से कहा या सियार से कहा, मित्र, अरे मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। देखिए कैसे अब बदला लेने का प्रयास करेगा। तो तुम भी, स्वः माने आने वाला कल, हमने अभी बात की थी, सायं, सायं मया सह, मया सह भोजनम करिष्यसि। करिष्यसि क्यों? क्योंकि ये त्वम है, त्वम होने के नाते यहां करिष्यसि हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे इसमें है सह, आप जानते हैं, बकस्य निमंत्रणेन, निमंत्रणम नियोगकरणम, अभी हमने बताया। श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, अब प्रसन्न हो गया है। कः प्रसन्नः अभवत्? कस्य निमंत्रणेन? बकस्य। कः प्रसन्नः? श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, भू धातुः है ना, लंग लकारः, अभवत्। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब श्रृगाल शाम को, सायं अव्यय, यदा अव्यय, बकस्य निवासम, उसके निवास के लिए, है ना, उसके निवास के लिए जैसे ही उसके सायं उसके यहाँ जाता है, निवसति अस्मिन, निवास को क्या बोलेंगे? निवसति अस्मिन, जिसमें रहा जाए उसे कहेंगे निवास, अर्थात घर भी कह सकते हैं, ठीक है। निवसति अस्मिन, इसको घय प्रत्यय वगैरह करने से बनता है, खैर छोड़िए अभी उसको नहीं करेंगे। भोजनाय अगच्छत्, भोजन के लिए गया, भोजन में चतुर्थी है। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलसे, संकीर्णः, संकीर्ण, संकीर्ण शब्द को बना लेंगे, वही आपके सिलेबस वाला प्रत्यय, अक्ता प्रत्यय, ठीक है। संकीर्ण, नेटवर्क इशू आज है थोड़ा सा, संकीर्ण अक्ता प्रत्यय है, इसमें ध्यान रखिएगा। मुखे, ठीक है, सप्तमी का संकीर्ण मुखे, छोटे से मुख में या छोटे मुंह वाले में, ठीक है। इस तरीके से संकीर्ण मुखे कर लेंगे, जिसका छोटा सा मुंह हो। आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से उसने कलश छोटा सा दिया है, छोटे मुंह वाला, ठीक है। चलो अब बोलता होगा वही जैसा उसने रिपीट करेगा वो भी, है ना। कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, है ना, संकीर्ण मुख्य कलश में, कलश है संकीर्ण मुख, है ना। क्षीरोदनम, है ना, खीर को, अयच्छत दिया। श्रृगालम च अवदत्, च इति अव्ययपद, अवदत् बोला, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे, हम दोनों इस पात्र में, सहैव, अभी हमने किया, सहैव भोजनम कुर्वः, आवाम होने के नाते यहाँ कुर्वः हो गया है, ध्यान रखना। बकः कलसात्, पंचमी एक वचनम, कलसात्, पंचमी एक वचनम अस्ति कलशात्। चंचुआ, चंचू शब्द है ना, चंचू शब्द है, चंचू शब्द से तृतीया एक वचन में बनेगा चंचुआ, चोंच से। क्षीरोदनम अखादत, अखादत लंग लकार है, उसने सारी खीर खा ली। बकः चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, श्रृगाल का जो मुख था वो कलश में प्रवेश नहीं किया। प्राविशत, है ना, प्रविश, प्र उपसर्ग विश, और जब हम करेंगे इसका लंग लकार में तो बनेगा प्राविशत, प्राविशत। अतः, इसलिए तसिल प्रत्यय होता है, ध्यान रखना। अतः बकः क्षीरोदनम, सर्वम क्षीरोदनम अखादत, श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया, ईर्ष्या शब्द है ना, ईर्ष्या स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीया में बनेगा ईर्ष्यया। ये यहाँ पे गलती कभी कभी हम कर देते हैं, हमें लगता है कि एक या है तो ईर्ष्या कर देंगे, लेकिन शब्द में पहले से एक या था, इसलिए दो या हो गए, ईर्ष्यया। अपश्यत लंग लकार का ही है। श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, श्रृगाल ने बगुले के प्रति, बकम प्रति, यादृशम, यादृशम इति अव्ययपदम, अकरोत् क्री धातु लंग लकार से रूपम अस्ति। बकः अपि, अपि इति अव्ययपदम अस्ति। श्रृगालम प्रति तादृशम, प्रति अव्ययपद है, तादृशम अव्ययपद है। व्यवहारम कृत्वा, क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय है, सिलेबस में भी है, ध्यान रखना। प्रतीकारम अकरोत्, बदला लिया, क्या किया इसने? बदला लिया,
तो उक्तम अपि बोला भी गया है, इसके लिए कहा भी गया है। भाई क्या कहा गया है तो समझ लेते हैं क्या कहा गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, दुःखम ददाति इति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। तो आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदम भवति, जब आप आत्म दुर्व्यवहार है ना, जब आप इस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं तो इसका फल भी कैसा होता है, दुखदाई होता है। दुःखम ददाति इति दुःखदम। और तस्मात् इसीलिए, तत्शब्दस्य पंचमी विभक्तेः रूपमस्ति एकवचने, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, हमेशा सही या अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार किसे करना चाहिए, बोले सबको नहीं करना है। इन्होंने एक शर्त रख ली है, इस प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो समझ लेना किसको करना है, सुखैषिणा मानवेन। किसको सद्व्यवहार करना है, जो सुख की इच्छा होता है। देखो सुखैषिणा जो शब्द है, इसका जो मूल शब्द है इसमें वो सुखैषिन, सुखैषिन, सुखैषिन। इसको व्याकरण की एक उसमें इन्नंत विशेषण कहते हैं, वो नहीं आपको जानना, छोड़ दीजिए इसको। इन्नंत विशेषण सुखैषिन, ठीक है। सुखैषिन का बनेगा तृतीया एक वचन सुखैषिणा मानवेन, एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया यहाँ पर। सुखैषिणा मानव, सुख चाहने वाले मानव के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा। व्यवहार में भी देख लेते हैं, व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द बहुत बार आ रहा है इसमें। तो वी है, अब है, अब है, ठीक है। ह्री है, ह्री धातु है, और इससे घय प्रत्यय वगैरह करेंगे जो कि पाठ्यक्रम में तो नहीं है, तो व्यवहार है, इस तरीके से रूप बनता है। और तबियत करेंगे तो व्यवहर्तव्यम ऐसे बनेगा। तबियत प्रत्यय है पाठ्यक्रम में, उसको वहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है। अब देखते हैं आगे क्या क्या। ये देखिए आपके सामने जो अव्यय दिए जा रहे हैं, ये सारे अव्यय, यत्र है, यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, च, एकदा, कदा, तदा, यदा, अपि, अद्य, स्वः, ह्यः, प्रातः, सायं, कुतः, एव, अधुना, अहर्निशम। अहर्निशम यानी कि दिन रात। अधुना ए बता दिया, कुतः भी, सायं भी बता दिया, प्रातः, ह्यः, स्वः, अद्य, अपि बता दिया, यदा, तदा, कदा, एकदा, च सब बता दिया, अन्यत्र, अत्र, कुत्र, तत्र। इन सभी से आप लोग अभ्यास के तौर पे एक एक वाक्य जरूर बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। इन सभी अव्ययों से अभ्यास के लिए एक एक वाक्य जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में आपके हैं तो बना लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। दूसरा देख लेते हैं, इसको जरूर फिलअप करिएगा, है ना। मंजूषातः, मंजूषा से, कहां से, मंजूषा से, उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि या रिक्त स्थानम पूरयत। तो भ्रमणम, अब भ्रमण कब करेगा आदमी, प्रातः ही करेगा। सदा सत्यम वद या सर्वदा सत्यम वद। त्वम, देखो त्वम पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क वाला एक यही है, कदा। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना, ठीक है, विज्ञानस्य युगः अस्ति। अब आगे क्या लिखा है इसमें, अद्य लिखा है, तो अद्य रविवासरः अस्ति। इस तरीके से आप इसको फिलअप कर लेंगे। अभ्यास है, सरल सा ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को अलग अलग से कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझता मैं। अब यहां पर देख लीजिएगा, विलोम पद आपको पाठ, अब देखिए यहां पर पहले क्या था, एक मंजूषा दी जा रही थी, अब मंजूषा नहीं है। अब आपको खुद सोच करके लिखने, देखिए बच्चों के हिसाब से भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो सुखदम का आपको विलोम शब्द कभी क्या है उसमें पूछ देगा पैराग्राफ के रूप में, और बना देगा, तो ये याद रखिएगा। मित्रता है, अप्रसन्न प्रसन्न, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, सायं, प्रातः, असमर्थ समर्थ, इस तरीके से। और आगे की जो कहानी है ये बड़ी फेमस कहानी है। हम लोग एकः काकः तृषा पीड़ित जलम ना लभत दूरे दूरे, इस तरीके से बच्चों को एक कविता भी याद कराई थी मैंने। तो ये इस तरीके से वैसी कहानी का है, इसको आप भर लीजिए। इसमें आप देखेंगे मनोरथ ही शब्द में तृतीया है, पिपासित अक्ता प्रत्यय, उपायम, स्वल्पम, पाषाणस्य कार्याणि, ये सारे जो है शब्दों को आप इनके उचित रिक्त स्थान के अनुसार ही भरेंगे।
अगला जो प्रश्न है, तत्सम शब्द तद्भव होते हैं जो शुद्ध हिंदी के शब्द जैसे होते हैं। ये हैं सारे तद्भव शब्द, इधर क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी में बोले जाते हैं। और तत्सम होते हैं जो शुद्ध संस्कृत से लिए जाते हैं। तो कौआ के लिए जैसे काकह बोलते हैं ना, मक्खी के लिए आप बताएंगे, बंदर के लिए आपको पता ही होगा, बहुत सरल है, बगुला पता ही चल गया, चोंच पता चल गया, नाक, है ना। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट हमने इसको पूरा किया। एक सज्जन ने पूछा था सेमुसी शब्द का क्या अर्थ है सर? सेमुसी, तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो आपको ये शब्द जरूर मिल गया है। मैं बता देता हूं, से है ना, मोहम कष्टम मुष्णाति, यानी कि आपके कष्ट को, आपके मोह को जो दूर करे वही सेमुसी है। और रुचिरा शब्द का क्या अर्थ है? तो रुचि शब्द रोचते इति रुचिरा है, जो अच्छी लगे वही रुचिरा, रोचते इति रुचिरा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आज हमने इस पाठ को पूरा पढ़ा है और ऐसे ही हम शीघ्र ही पूरे पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों, रिवीजन की ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, मैंने इतने विस्तार से इसको पढ़ाया, इतने इससे बेसिक से कोई नहीं पढ़ा सकता। जो आप लोगों में से इस पाठ को पढ़ा चुके हैं कई बार छात्रों को, तो उनके लिए लग रहा होगा क्या हमने तो ये पढ़ा हुआ है, लेकिन उनको भी कोई ना कोई नई चीज जरूर मिली होगी। तो जैसा कि मैं समझता हूं इस पाठ को पढ़ाना सफल हो जाएगा। तो आप लोग इसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से, और सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा वीडियो अभी, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा। और आपके और कल वाले प्रश्न का जो मैंने पूछा था इंटरव्यू वाला, पढ़ाना और सिखाने में क्या सरल कठिन है, उसके उत्तर आए हैं 3-4 मेरे पास, और उत्तर दीजिए आप उसके, ठीक है। चलिए, तो आज हम अपने पाठ को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।